Hello everyone, welcome back to the video. This is Richa Singh here, and we are covering chapter number 2 of geography, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife. So children, in this series of discussion we have already met discussions on land and soil and their importance, plus conservation methods and techniques that can be adopted to preserve such a wonderful resource, which is truly a free gift of nature but getting degraded because of human activities. Now in this video we are going to talk about water, how it is getting depleted, how this resource is getting waste every day, as well as the conservation of these resources. Plus we will have a discussion on natural vegetation and wildlife resources further. Water is a vital renewable natural resource. Renewable means the resources which have the capability of renewing itself. वो रिसोर्स जो समय समय पर खुद को रिन्यू करती रहती हैं, वो खुद को फिर से रिजुमिनेट करती हैं, फिर से उत्पन्न करती हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है. तो वाटर उन्हीं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स है. 3/4 of the earth's surface is covered with water and it is therefore approximately called the water planet. So we can say that due to the availability of water on अर्थ को यूनिक प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट का तो दर्जा दिया ही गया है, एंड 3/4 वाटर यहाँ पर होने के वजह से इसको वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता है. It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the ocean covers 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो ओशंस हैं वो बहुत साल पुराने हैं और दे कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है इसको ओशंस ने कवर करके रखा है, एज वेल एज दे सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. इन ओशंस में बहुत से वैरायटी के फ्लोरा और फना पाए जाते हैं. द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सैलिड, ये सॉल्टी वाटर होता है, खारा होता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हमारे आपके इस्तेमाल के लिए फ़िट नहीं माना जाता. एंड फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7% ऑन अर्थ. सो जो टोटल वाटर की अवेलेबिलिटी है पृथ्वी पर, जितना भी पानी अवेलेबल है उसका सिर्फ 2.7% जो है वो फ्रेश वाटर है जो पीने योग्य है. एंड नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स. सो आउट ऑफ टोटल 100% ऑफ वाटर ओनली 2.7% इज़ फ्रेश वाटर. पूरे 100% में से सिर्फ 2.7% फ्रेश वाटर है, और उस 2.7% का जो 70% फ्रेश वाटर का हिस्सा है वो आइस शीट्स के फॉर्म में या ग्लेशियर्स यानी बर्फ़ की चट्टानों के फॉर्म में या बर्फ़ की परत के फॉर्म में अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है. एंड ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल. इनके लोकेशंस ऐसे हैं कि ये इनएसेसिबल हैं, पहुँच से परे हैं. नोबडी कैन गो टू दैट प्लेस. कोई अंटार्कटिका नहीं जा सकता बार बार पानी ले आने के लिए, हर वक्त माउंटेन रीजन्स को नहीं छेड़ा जा सकता या वहाँ नहीं जाया जा सकता जस्ट टू गेट द फ्रेश वाटर. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो 2.7% फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ पर, उसका मैक्सिमम पोर्शन विच इज़ 70% वो ऐसी जगहों पर पाया जाता है जो हमारी पहुँच से परे हैं, हम वहाँ आसानी से पहुँच नहीं सकते. एंड ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. तो उसमें से सिर्फ 1% पानी ही अवेलेबल है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमें जो मिला है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे इस्तेमाल करने योग्य है. और वो मिलता कहाँ पे है? या तो ग्राउंड वाटर में मिलता है एज सरफेस वाटर इन रिवर्स, या तो रिवर्स में सरफेस वाटर के रूप में रिवर्स में और लेक्स में पाया जाएगा, या ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाएगा, और इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, या फिर पर्यावरण में, हमारे वातावरण में वाटर वेपर के फॉर्म में पाया जाता है. सो वी कैन से दैट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज़ वेरी लो. जो फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, एंड दैट्स वाई द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ इज़ फ्रेश वाटर. पृथ्वी पर जो सबसे प्रीशियस, सबसे ज़रूरी या कीमती जो पदार्थ कहा जाएगा उसको हम फ्रेश वाटर को वो कह सकते हैं, क्योंकि
वाटर की अवेलेबिलिटी नो डाउट अर्थ पर बहुत है, लेकिन ये सारा पानी पीने के लिए सूटेबल ना होने की वजह से हम फ्रेश वाटर बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं, बहुत कम अवेलेबिलिटी है, इसलिए एक प्रीशियस रिसोर्स के रूप में है फ्रेश वाटर। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ना तो आप इसको पृथ्वी से हटा सकते हो, ना इसको घटाया जा सकता है, ना और जोड़ा जा सकता है पृथ्वी में। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एज यू ऑल नो दैट कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो वाटर साइकिल के थ्रू वाटर अपने आप को समय समय पर रिन्यू करता है। जल चक्र के माध्यम से जल अपने आप को नया बनाता रहता है, अपने आप को फ्रेश करता रहता है। एंड its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again through the process of evaporation, precipitation, and runoff. This process, I already told you, is called as water cycle. वाटर साइकिल यानी जल चक्र जिसको कहा जाता है, उसमें होता क्या है कि जो भी सरफेस वाटर होता है, इधर द रिवर वाटर, लेक वाटर, या तो जो वाटर पॉन्ड में है, वो सन के हीट के वजह से भाप बनकर ऊपर इवेपोरेट होता है, ऊपर उड़कर भाप के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है। एंड आफ्टर गेटिंग सच अ काइंड ऑफ हाइट, एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो ऊपर जाकर क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन के बाद वो हैवी क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो ठंडे पड़ जाते हैं और भारी बादल में बदल जाते हैं। जब ह्यूमिडिटी और एक्सेस हीट बढ़ती है और उनका वेट बढ़ जाता है, देन दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑन द अर्थ। तब वो वर्षा के रूप में, प्रिसिपिटेशन के रूप में पृथ्वी पर फिर से वापस आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से पानी का जो टोटल वॉल्यूम है वो तो हमेशा सेम रहता है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, हर वक्त मोशन में इस वाटर साइकिल के वजह से रहते हैं। तो पानी की अवेलेबिलिटी जगह जगह पर बढ़ती और घटती रहती है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की वजह से कुछ जगहों पर पानी बढ़ जाता है, कुछ जगहों पर पानी घट भी जाता है, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर साइकिल। जल चक्र की वजह से ऐसा होता है। वाटर साइकिल shows the continuous movement of water within the earth and atmosphere। जो पानी का continuous movement होता है पृथ्वी पर और उसके एटमॉस्फेयर में, उसी को जल चक्र या वाटर साइकिल कहा गया। It is basically a complex system that includes many different processes। एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें अलग अलग processes होते हैं। I recently told you this, in which liquid water evaporates into water vapor, condenses to form clouds, and precipitates back to the earth in the form of rain and snow, and that's how water recover itself to regain its place again. Now let's have a look to a data of 1995, in which it was saying that the consumption of water for human use was 3850 cubic kilometer per year। यानी कि 1975 की बात की जाए तो उस वक्त का जो ह्यूमन कंजम्पशन था, ह्यूमन बीइंग्स जो वाटर को कंज्यूम करते थे, दैट वाज 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर, बट इट सोल्ड टू मोर देन 6000 cubic kilometer per year in 2000. So the cubic kilometer is basically a metric measure of volume or capacity equal to a cube 1 kilometer on each edge। तो जो क्यूबिक किलोमीटर होता है वो मेट्रिक मेज़रमेंट होता है किसी की भी कैपेसिटी या वॉल्यूम को नापने के लिए। तो वाटर का जो कंजम्पशन होता है वो भी क्यूबिक किलोमीटर में ही मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि 1975 में जो कंजम्पशन था वो सिर्फ 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर का था, जो कि सन 2000 में 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर तक पहुँच गया। which means we can say that there can be seen a tremendous increase in the use of water by the humans। human beings ने जो पानी को इस्तेमाल करने की जो उनकी गति थी वो और ज़्यादा बढ़ गई with the increase in population। जैसे जैसे आबादी बढ़ी उनकी नीड्स और डिज़ायर्स बढ़ी, एंड along with that ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का जो यूज़ था, जो उन्होंने वाटर को यूज़ करना शुरू किया, वो यूज़ 1975 से 2000 में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था।
एंड इवन दैट यूज़ इज़ स्टिल इंक्रीजिंग टुडे। और वो जो यूज़ है, हम जो फ्रेश वाटर का यूज़ कर रहे हैं, वो आज भी हर दिन और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसके वजह से इस रिसोर्स पर बहुत बड़ा खतरा है। वन मोर फैक्ट इज़, आप सभी के घर में टैप होगा जिसको हम नल कहते हैं। ये बताया गया दैट अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट इज़ 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। एक बहते हुए नल से, जो हमारे घर में नल लगे होते हैं, कई बार हम उसको टाइटली बंद नहीं करते, ऐसे ही लूज छोड़ देते हैं। एंड ऑन एन एवरेज ये कहा गया कि उस ड्रिपिंग टैप से कम 1200 लीटर पानी एक साल में बह जाता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लॉस हम करते हैं हर साल सिर्फ पानी को ना यूज़ करके तो जो लॉस होता है, ओवर यूज़ करके, दैट इज़ अनदर थिंग। हम सिर्फ एक टैप को ढंग से बंद ना करके भी कितना ज़्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं, एंड विच इज़ क्रिएटिंग अ ह्यूज थ्रेट फॉर आवर सेल्फ। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। तो ये जो पानी का इस्तेमाल है, हम सिर्फ पीने या धुलने यानी कि वॉश करने के लिए चीज़ों को ही नहीं करते, बट along with that whatever the kind of production activities are happening in our economy, all these activities are performed with the help and by the use of water। हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी प्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, जो भी उत्पादन हो रहा है किसी भी सामान का, किसी भी खाने या पीने की चीज़ का, किसी भी टूल्स या इक्विपमेंट्स का, किसी भी मशीन का, हर प्रोडक्शन प्रोसेस में वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ एक ह्यूमन यूज़ विच इज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग इज़ नॉट द ओनली यूज़, हम इसका प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, हम कृषि के क्षेत्र में भी, कृषि हमारी पानी से ही होती है, किसी साल अच्छी बारिश नहीं होती तो फसल ख़राब हो जाती है, आपको पता है। सो वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, it is for generating electricity through reservoirs of dams are the other uses। so these are some uses। हम सबसे पहले तो प्रायोरिटी हमारा ड्रिंकिंग और वॉशिंग का पर्पज़ है, इसके लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ प्रोडक्शन में भी पानी का इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो उद्योग, कारखाने, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। एंड नॉट ओनली दिस, वाटर का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। एंड इन सब के लिए रिजर्वेयर्स बनाए गए हैं, डैम्स जो होते हैं, बांध के एक तरफ बड़े से जलाशय को बनाया जाता है जहाँ पर पानी भरा जाता है और उसका यूज़ करके फिर बिजली बनाई जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, increasing population, rising demands for food and cash crop, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortages in supply of fresh water, and uh, either due to drying up of water sources or water pollution। So it means that there are so many factors responsible for the shortage of water। आज के डेट में पानी की कमी हो रही है। अक्सर आपने अपने बड़ों को कहते हुए भी सुना होगा कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो हो सकता है पानी के लिए हो। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इट इज़ ऑल बिकॉज कि वाटर की शॉर्टेज हो रही है, पानी की, फ्रेश वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि पानी ही ख़त्म हो रहा है, फ्रेश वाटर की यहाँ पर बात की गई, क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है और उस लिमिटेड अमाउंट का बहुत नॉमिनल सा हिस्सा ही सिर्फ हम पा सकते हैं, बाकी तो माउंटेन्स और ग्लेशियर्स पर है जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। सो देर आर सम रीज़न्स, बहुत से रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का है, दैट पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और जैसे जैसे विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर नीड्स, देयर वांट्स एंड डिज़ायर्स वुड डेफिनेटली इंक्रीज। आपको पता है जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, उनकी वांट्स, उनकी नीड्स और डिज़ायर्स, उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए पानी चाहिए। राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड चाहिए, फूड को भी तो ग्रो करने के लिए पानी चाहिए होता है, इसके वजह से भी वाटर की शॉर्टेज आ रही है। प्लस कैश क्रॉप्स, कुछ ऐसी क्रॉप्स होते हैं जिनको ग्रो किया जाता है वापस रीसेल करने के लिए, क्योंकि इन क्रॉप्स से पैसे ज़्यादा मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, रबड़, ये कैश क्रॉप हैं, इनको बोया ही जाता है, उगाया ही जाता है वापस बेचकर पैसे कमाने के लिए। एंड दैट्स वाई नाउ डेज सो मैनी पीपल्स आर प्रोड्यूसिंग दीज कैश क्रॉप्स। आज के डेट में बहुत से लोग इन कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं
विच अगेन रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर, जिसको फिर से पानी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। गाँवों के इलाके, ग्रामीण इलाके ख़त्म होते जा रहे हैं, हर एरिया शहर में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, यानी डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दैट थिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड वाटर। देन राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लोगों का जो रहन सहन है, तौर तरीका है, वो भी बढ़ रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, एंड जिसके वजह से भी उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ रही है। इतना ही नहीं, आपके जो फ्रेश वाटर के सोर्स हैं वो भी कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी या तापमान बढ़ने की वजह से सूख रहे हैं। सो दीज आर सम रीज़न विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो मुख्य हैं जिनके वजह से पानी की कमी हो रही है और लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की उपलब्धता की परेशानी या दिक्कत। सो देयर इज़ स्कैसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। Most of Africa, West Asia, South Asia, and parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America, and entire Australia. These are facing shortages in fresh water supply. ये कुछ ऐसे वर्ड के रीजंस हैं जिनके यहाँ पानी की शॉर्टेज, फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा किल्लत है, शॉर्टेज इनको सफ़र करना पड़ रहा है। Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. वो कंट्रीज़ जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक जोन में रहते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर सूखे पड़ने के चांसेस अक्सर मैक्सिमम होते हैं, विच रिजल्ट्स इन द स्कैसिटी ऑफ वाटर, जिसके वजह से वहाँ पे फिर वाटर की स्कैसिटी आ जाती है। दस वाटर शॉर्टेज में बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources. So these are some reasons which can leads to water shortage. For example, we can say that water shortage क्या है, एक consequence है, परिणाम या result है किस चीज़ का, जो season में variations आते हैं, seasons हर वक्त सेम नहीं होते, ये ऊपर नीचे करते रहते हैं, राइट टाइम पर प्रिसिपिटेशन नहीं होता या राइट अमाउंट में प्रिसिपिटेशन विच इज़ रेनफॉल, अगर राइट अमाउंट में रेनफॉल ना हो, सही तरीके से सही समय पर ना हो, तो इसके वजह से भी पानी की शॉर्टेज या स्कैसिटी आती है। प्लस ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, आप अपनी नीड से ज़्यादा वाटर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, दैट कैन ऑल्सो लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर। एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, जो वाटर के सोर्सेज हैं, द एरियाज फ्रॉम विच वी कैन गेट फ्रेश वाटर, दे आर गेटिंग कंटेमिनेटेड, दे आर गेटिंग अफेक्टेड, वो दूषित हो रहे हैं, गंदे हो जा रहे हैं, उनमें प्रदूषण फैल जा रहा है, जिसके वजह से भी फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जा रही है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन शॉर्टेज ऑफ वाटर। द सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर्स, ponds, lakes, these are some surface or on ground sources of water, and these are getting dried up due to the change in climatic condition and temperature. जो ये एक्सेस पॉल्यूशन के वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो असर आ रहा है, इन सब रीजंस के वजह से जो सरफेस वाटर के सोर्स हैं, जो लाइक रिवर्स जो हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब सरफेस वाटर के सोर्स हैं और ये भी सूख रहे हैं, और इनके सूखने के वजह से भी वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। एंड ड्यू टू दीज अराइजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर, वी नीड टू do the conservation of these resources. There is a need to conserve water resource, otherwise there would be a day come when we will not be able to get even a drop of fresh water. As you can see, there is a picture, figure 2.8, which is showing river Yamuna, and it is getting polluted due to sewage, industrial effluents and garbage. So it is all because of human activities. Rivers, which is a source of fresh water, is getting polluted day by day, and as we can say that we are ourselves destroying our source of fresh water. We are depleting our resource. People are disposing their wastage, घर से जो
कचरे निकलते हैं, इंडस्ट्री से जो कूड़े कचरे निकलते हैं, जो भी गंदा पानी है, सब कुछ रिवर्स में ड्रेन कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से रिवर जो कि एक मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर का, वो गंदा हो रहा है पूरी तरीके से। रिवर्स जो है वो या तो सूख जा रही हैं इन एफ्लुएंट्स की वजह से। Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. So today's whole world is facing the shortage of water. There is the availability of water on earth. पृथ्वी पर पानी तो है, पर पीने योग्य पानी जो फ्रेश वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। Steps have to be taken to conserve this dwindling रिसोर्स। इस ख़त्म होती या विलुप्त होती रिसोर्सेज को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कंजर्वेशन के स्टेप्स अडॉप्ट करने होंगे, इनका संरक्षण करना होगा। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज़ एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। हम ये जान रहे हैं कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये समय समय पर वाटर साइकिल के थ्रू खुद को रिन्यू करता रहेगा, but even that renewable process requires lots of time, and we are not giving it enough time to get renewed, and along with that we are overusing it। हम हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूरत से भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। और हमारे द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है वो भी पानी को हमारे लिए पीने योग्य नहीं छोड़ रहा है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, आपके जो सीवेज होते हैं, जो नाले होते हैं, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं, वो केमिकल से भरे हुए होते हैं। उनका डिस्चार्ज करने से पहले उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट मीन्स उनका केमिकल प्रोसेस के थ्रू एक काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे उसमें पाए जाने वाले हार्श केमिकल्स का असर कम हो जाए, और फिर फाइनली उसको डिस्पोज करना चाहिए। बट हो क्या रहा है, उन सीवेज वाटर को बिना ट्रीट किए हुए, बिना उनके केमिकल्स को रिड्यूस किए हुए, या फिर बहुत पार्शियल केमिकल ट्रीटमेंट के साथ उनको पानी में डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, इन रिवर सोर्स में ऐड ऑन कर दिया जा रहा है, विच इज़ अल्टीमेटली मेकिंग द वाटर अनफिट फॉर यूज़, क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ शॉर्टेज, acute shortage. Along with that, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants. So water contaminants, पानी को जो दूषित करने वाले तत्व हैं, उनमें एग्रीकल्चरल केमिकल्स भी है। लाइक आज की जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑर्गेनिक मैन्योर्स का इस्तेमाल करने के बजाय मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रही हैं, एंड दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स आर क्रिएटिंग हैवॉक टू द मैनकाइंड। वो हम मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। वो केमिकल्स फ्लो कर कर पानी में भी आकर मिल जाते हैं और पानी को दूषित कर रहे हैं, अनफिट बना रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, इनसे निकलने वाले जो गंदे कचड़े हैं, गंदा पानी है, वो भी इन रिवर्स में डिस्चार्ज किया जा रहा है, विच इज़ अल्टीमेटली मेकिंग द वाटर completely contaminated, completely full of impurities and 1000% unfit for our use। हमारे यूज़ के लिए इसको अनफिट बना दे रहे हैं completely। Most commonly pollutants are like nitrates, metals and pesticides. So these are basic as well as very common pollutants that are polluting this natural resource on daily basis and making it unfit for anybody's use. And most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water, which means that ये जो मैक्सिमम केमिकल्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, दैट विल रिमेन इन देयर सेम पोजीशन थ्रू आउट द ईयर। विद द पासेस ऑफ टाइम देयर वुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। ये सालों साल ऐसे ही बने रहेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता, और ये केमिकल्स ह्यूमन बॉडीज़ में वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, एंड दैट इवन रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ इन द ह्यूमन बॉडी, जिसकी वजह से मानव शरीर में बहुत तरह की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज़। हम इन केमिकल्स को या इन केमिकल्स युक्त जो सीवेज हैं
उसको पानी में ड्रेन करने से पहले इनका अगर ट्रीटमेंट कर लिया जाए, इनको सूटेबल तरीके से रिलीज़ किया जाए आफ्टर देयर फुल ट्रीटमेंट, तो वाटर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. वी कैन नॉट completely eradicate water pollution because these things will keeps on discharging in the fresh water. हम पूरी तरीके से वाटर पोल्यूशन को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये जो भी सीवेज है इनका डिस्चार्ज वाटर बॉडीज़ में होता आ रहा है और आने वाले समय में भी होगा. लेकिन जो बेस्ट सूटेबल मेथड है वो ये है कि इनका प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया जाए सो दैट ये जब किसी फ्रेश वाटर बॉडी में मिले तो वो उनको ज़्यादा हार्म ना पहुँचाएँ. So these things can be done. Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. So we can say that planting of more and more number of trees can help us to maintain the balance between the use of water and its recovery from time to time. तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉरेस्ट एरिया को बढ़ा दिया जाए, वेजिटेशन कवर को बढ़ा दिया जाए, इससे जो सरफेस रन ऑफ होता है यानी कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड में सरफेस रन ऑफ होता है ड्यू टू रेन वाटर और समथिंग, इसको रोका जा सकता है. प्लस जो अंडरग्राउंड वाटर है उनका भी लेवल बढ़ सकता है क्योंकि अल्टीमेटली मैक्सिमम अगर फॉरेस्ट कवरेज होंगे, वेजिटेशन कवर होगा तो ये इन्वायरमेंट को पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा एंड दैट वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ गुड काइंड ऑफ रेनफॉल एंड दैट्स हाउ वी कैन increase the water level, especially the underground water level can be increased. Water harvesting is another method to save surface runoff. Water harvesting जब आप बारिश के पानी को हार्वेस्ट करते हैं, रोकते हैं, कलेक्ट करते हैं किसी भी बड़े से टैंक में या अपने छत पर ही एक टैंक जैसा स्ट्रक्चर बनाकर, तो इस प्रोसेस को वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है और ये बहुत कॉमन है उन एरियाज़ में जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है, लाइक फॉर एग्जांपल राजस्थान. These practices are quite common in such states and areas. So, along with all these things, the canals used for irrigating field should be properly lined to minimize losses by water seepage. कई बार वाटर सीपेज के वजह से, पानी के बहाव के वजह से पानी कहीं गलत तरीके से बह जाता है, इसके वजह से भी वाटर की शॉर्टेज हमें झेलनी पड़ती है. तो जो भी कैनाल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन सही तरीके से हो, कहीं से भी वो डैमेज ना हो, प्रॉपरली लाइंड अप हो सो दैट वाटर सीपेज से बचा जा सकता है, वाटर के एक्सेसिव ओवर यूज़ या इसके डिस्चार्ज से बचा जा सकता है एंड दैट्स हाउ वी कैन सेव द फ्रेश वाटर फॉर आवर फर्दर यूजेस. इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स वेस्ट ओनली बिकॉज ऑफ सीपेज. ये जो जल का रिसाव होता है, कई बार हमारे घर के टैप्स ख़राब हो जाते हैं, पाइपलाइन बिगड़ जाती है, कैनाल सिस्टम में कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है एंड ऑल दीज फैक्टर रिजल्ट्स इन द सीपेज ऑफ वाटर. जल का रिसाव होने लगता है और वो पानी फिर कम्प्लीटली वेस्ट हो जाता है. सो प्रॉपर एक चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू पानी ट्रांसफ़र किया जा सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देयर शुड नॉट बी एनी सच काइंड ऑफ सीपेज टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर. पानी की वेस्ट को बचाने के लिए किसी भी तरह का सीपेज ना हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर द रीजंस विच आर ड्राई विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, वो क्षेत्र जो सूखे हैं और गर्म होने के वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन का रेट बहुत हाई होता है, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल. उन एरियाज़ में ड्रिप इरिगेशन किया जा सकता है. ड्रिप इरिगेशन एक टेक्निक होती है जिसमें जो वाटर होता है डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स में ड्रिप के थ्रू डाला जाता है. इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग द वाटर इन द होल फील्ड, वो डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स में डाले जाते हैं. या फिर स्प्रिंकलर्स का यूज़ किया जा सकता है. स्प्रिंकल्स एक तरह के फव्वारे होते हैं जिनसे पतली पानी की धार निकलती है और ये पानी को हद से ज़्यादा वेस्ट होने से भी रोकती है. So drip irrigation and sprinkler can be used while irrigating the fields. So these are some agricultural irrigational techniques that can be used to avoid water wastage. हम drip irrigation या sprinklers का इस्तेमाल कर सकते हैं फील्ड में, अपने फील्ड्स को irrigate करने के लिए, जिससे water का जो wastage है उसको reduce किया जा सकता है. So because drip irrigation is a kind of micro technique in which water is directly diverted towards the roots of the plants. It is directly diverted
towards the root zone and it helps in reducing the rate of evaporation. जब पानी डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स में ही पहुंचाया जाएगा और उसके अगल बगल के सॉइल में नहीं, तो वो पानी फिर इवेपोरेट भी ज़्यादा नहीं हो पाता और डायरेक्टली प्लांट्स को मिल जाता है. इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो पाने की वजह से वाटर को सेव करने में मदद मिलती है. सो द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन. So children, we have discussed about a lots of techniques to use and to conserve water. Like हमने forest coverage और vegetation cover को बढ़ाने के बारे में पढ़ा, that we can increase the forest coverage and vegetation cover to slow down the surface runoff and we can save water in this way. Second, water harvesting can be performed. रेन वाटर हार्वेस्टिंग परफॉर्म किया जा सकता है, जिसमें अपने घर की रूफ को, छत का जो हमारा टेरेस होता है, उसको एक टैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें बारिश होने पर सारा रेन वाटर वहाँ पर स्टोर हो जाया करेगा, विच कैन बी डायरेक्टेड फर्दर टू एन एप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़. जहाँ से हम उसको एक एप्रोप्रिएट लोकेशन में थ्रू पाइप्स भेज सकते हैं और उसको लंबे वक्त तक स्टोर करके रख सकते हैं. थर्ड वॉज, हमें जो कैनाल्स वगैरह के सीपेज हैं उनको क्रॉस चेक करते रहना चाहिए. ये देखना चाहिए कि कोई सीपेज या कोई भी किसी तरह का ब्रेकेज या ब्रेकडाउन वहाँ पर ना हो. देन हमने पढ़ा कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर्स का भी यूज़ किया जा सकता है. इसके वजह से इवेपोरेशन का रेट डाउन हो जाता है एंड दैट्स हाउ वी कैन सेव वाटर. सो दीज वर सम टेक्निक्स एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द रीज़न बिहाइंड the pollution of water. So in the next video we will have a discussion on natural vegetation and wildlife, in which we will talk about biosphere, ecosystem, various flora and fauna that are available in our country. Till then, do take care of yourself. Goodbye and thank you so much.